हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग 18 अगस्त 2023 के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और पीडीएफ जो करंट अफेयर के हैं वो हमेशा मैं स्टैटिक जीके के साथ आपको देता हूं। तो ये पीडीएफ आप डेली के डेली एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि एग्जाम इंजन आपके लिए डेली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल तो लाता ही है। इवन इतना ही नहीं, हमारे कोर्सेज की भी जो फी है वो भी मैंने सबसे कम रख रखी हुई है, ताकि पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। तो एग्जाम इंजन के लिए 5 स्टार तो बनते हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट डिले। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था और मेरा सवाल ये था कि सॉफ्टवेयर डेटा को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दरअसल सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसको मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है KSY। तो ये जो KSY लिखा हुआ है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है, तो आप में से कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कोई वोकैब ही नहीं होती है KSY। कुछ लोग इसको हो सकता है कसाई बोल दें, बट ये सही नहीं है। दिस इज कॉल्ड डेटा। एक्चुअली इसे रॉ डेटा के नाम से जाना जाएगा, कि ये अपने आप में एक रॉ डेटा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसे प्रोसेस करो और इसे आप एक सीक्वेंस में लाकर ऐसे लिख दो SKY, तो अब इसका मीनिंग बन गया। अब ये क्या बन गया, इसका ही बन गया। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो आपको समझ आ गया होगा डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या होता है। उसी तरीके से मान लो मैंने लिखा यहाँ पर ATB, इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ये अपने आप में रॉ डेटा है। लेकिन जैसे ही आप इसे सीक्वेंस में लेकर आओगे, ये क्या बन जाएगा, ये बैट बन जाएगा BAT। क्लियर हो गई बात। अब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। तो ये जो बीच का प्रोसेस है डेटा से इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का, या फिर यहां पर भी आप देखो डेटा से इंफॉर्मेशन तक जाने का, तो ये प्रोसेस ही सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कंप्यूटर को अगर इस तरीके से समझा जाए तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन ज्यादातर लोग इस टाइम पे रटने और रटाने में लगे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। बाकी जो इस बार का फाउंडेशन है वहां पर मैं कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में G20 के अंतर्गत फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है भारत में, कौन से शहर में। और इसमें पहली मूवी सत्यजीत रे की पिक्चर है जिसका नाम है पाथेर पांचाली, इसको दिखाया गया। तो G20 के अंतर्गत फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। G20 के अंतर्गत सभी देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत 16 अगस्त को हो चुकी है, परसों के दिन, और ये 2 सितंबर तक चलेगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत G20 के अंतर्गत जितने भी देश हैं उन सभी को फिल्म के क्षेत्र में भी भारत में निवेश करने के लिए, भारत के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसका ऑर्गेनाइज, जितना भी ये ऑर्गेनाइज है, ये सब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा और साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2024 में इसकी अध्यक्षता अब ब्राजील करेगा। और ब्राजील इसको टेक ओवर करेगा आने वाले 1 दिसंबर 2023 से। हाल ही में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले से घोषणा करी कि भारत भर में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी योजना का फायदा मिलेगा। तो पूरे भारत भर के अंदर 2 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। अब ये लखपति दीदी योजना है क्या? ऐसी महिलाएं जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करना चाहती हैं, मतलब अपना खुद का उद्योग शुरू करना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं को इस लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि सरकार के पास डेटा है कि इस टाइम पर पूरे भारत भर में इस तरीके के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं, उसमें महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं पुरुषों के मुकाबले। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो G20 है वो भी विमेन लीडिंग डेवलपमेंट को अप्रोच कर रहा है। मतलब G20 के अंतर्गत काफी सारे ऐसे फैक्ट साइन किए गए हैं जो कि आने वाले टाइम में भारतीय महिलाओं को फायदा देंगे। ये कौन सी आईटी कंपनी है जिसने अभी, एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है लिबर्टी ग्लोबल, इसके साथ $1.6 बिलियन की डील साइन करी है। तो ये है भारतीय कंपनी इन्फोसिस। इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर क्या है, बैंगलोर। अब देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब जितनी भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है वो सारे अपने नेटवर्क सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईटी कंपनीज को दे रही हैं।
अभी आपको याद होगा 2 महीने पहले ही एक पैक्ट साइन हुआ था टीसीएस से, और टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसने? बीएसएनएल ने। बीएसएनएल ने टीसीएस को 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि बीएसएनएल का जो नेटवर्क है इसको टीसीएस प्रोटेक्ट करेगा। उसी तरीके से अभी कुछ टाइम पहले एचसीएल जो है, एचसीएल को भी एक पैक्ट साइन मिला है। एचसीएल ने ये जो डील साइन करी थी, इनकी डील थी करीब 2 बिलियन, और ये डील इन्होंने वेराइजन नाम की कंपनी से करी थी, वेराइजन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, लिबर्टी ग्लोबल के साथ इन्फोसिस ने पैक्ट साइन किया है $1.6 बिलियन का, और टीसीएस ने बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ की डील करी है साइन, और एचसीएल ने $2 बिलियन की डील वेराइजन कंपनी के साथ। इन तीनों का आपको ध्यान रखना है, तीनों कंपनीज इसे साइन कर चुकी है। और इस टाइम पे इन्फोसिस के सीईओ हैं सलिल पारिक। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद हबीब। 74 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन थे ये? मोहम्मद हबीब भारत के फुटबॉलर थे। 1970 में एशियन गेम्स में भारत के लिए ब्रोंज मेडल ये लाए थे। और इतना ही नहीं, 1977 में एक फ्रेंडशिप मैच हुआ था भारत के मोहन बागान क्लब और दूसरा क्लब जिसको कॉस्मोस के नाम से जाना जाता है, कॉस्मोस क्लब। इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप मैच हुआ था, इसमें भी मोहम्मद हबीब ने हिस्सा लिया था। अब आप कहोगे कॉस्मोस क्लब क्या है? देखिए, आपने पेले का नाम सुना होगा, ठीक है, अर्जेंटीनी खिलाड़ी। तो वर्ल्ड फेमस पेले कॉस्मोस क्लब की तरफ से खेल रहे थे, और भारतीय टीम से मोहम्मद हबीब थे। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक ट्रांसपेरेंट एंड फ्रेमवर्क प्रपोज किया है। मतलब आरबीआई का कहना है कि जो लोग लोन ले रहे हैं बैंकों से, उनके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क या मॉड्यूल बनाया जाए कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट रीसेट करने का मौका मिले अपनी तरफ से। मतलब क्या ऐसा हो सकता है सच में कि जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया है बैंक से, तो क्या आपको ऐसा मौका मिल सकता है कि आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी तरफ से सेट कर सको? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। देखिए, होता क्या है, जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको दो तरीके से लोन देता है। या तो आप फिक्स रेट पर ले लो लोन, मतलब कहने का आज आप लोन लेने गए तो आपको 10% पर मिल रहा है मान लीजिए लोन, ठीक है, तो हमेशा जब तक आपका लोन चलेगा तब तक 10% ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आज 10% में आपने लिया, कल आरबीआई ने आपका जो बेस रेट है वो मान लीजिए कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। मान लीजिए हो गया घट के 9%, तो आपने लिया भले ही 10% पे था, आगे चल के आपको 9% देना होगा। या इसमें ये भी हो सकता है कि मान लीजिए मुद्रास्फीति बाजार में बढ़ गई, तो आरबीआई ने बेस रेट बढ़ा दिया, जैसे पिछले कुछ टाइम से लगातार बढ़ रहा है, तो आपको ज्यादा भी देना पड़ेगा। फ्लोटिंग का मतलब ये है कि आरबीआई की जैसी गाइडलाइन होंगी, जैसा बेस रेट होगा उसी आधार पर आपको देना पड़ेगा। फिक्स का मतलब यह है कि उतना ही देना पड़ेगा जितने पर आपने लोन लिया था। तो अब आरबीआई का कहना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने फ्लोटिंग पर कोई लोन लिया है, ठीक है, तो आप अगर आज चाहें तो उसे वहीं पर फिक्स करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अब मुझे फिक्स करा देना चाहिए, तो अब आपके पास ऐसा ऑप्शन होगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि फोर क्लोजर का ऑप्शन नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, आपने 20 लाख रुपए दिए, ये मान लीजिए किस्तों में दिया आपने। अब इसके बाद मान लीजिए एक मुश्त आपके पास 30 लाख रुपए आ गए। अब आज ही आप अपना लोन बंद कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ये 30 लाख रुपए जमा कर दो और बैंक आपका लोन अकाउंट बंद कर दे। लेकिन कई बार होता है बैंक मना कर देते हैं, बैंक कहते हैं हमें आप इंस्टॉलमेंट्स में ही दीजिए, क्योंकि बैंकों को पता है उसके बाद उनकी जो इनकम है इंटरेस्ट की वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से, तो इसको बोलते हैं फोर क्लोजर कराना। तो फोर क्लोजर के लिए भी आरबीआई का कहना है इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कि सभी बैंकों को ये ऑप्शन देने होंगे। तो ऐसा कौन से लोन्स के लिए आरबीआई ने प्रस्ताव किया है पारित? तो आरबीआई का कहना है ऐसा ऑप्शन दिया जाए किस पर? होम लोन्स के ऊपर। किस पर? होम लोन्स के ऊपर। और वो भी किस तरीके के होम लोन्स? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फ्लोटिंग के ऊपर बात हो रही है, फ्लोटिंग रेट ऑफ होम लोन्स के ऊपर। बाकी आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इस साल इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 भी डिक्लेयर किया गया था। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से कितने पुलिस पर्सनल्स को सम्मानित किया गया है?
प्रेसिडेंट मेडल से। तो पूरे भारत भर में 954 पुलिस पर्सनल्स को अपनी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट मेडल से। इसके अलावा गृह मंत्रालय का कहना है कि जम्मू कश्मीर रीजन में ऐसे लोग जिन्होंने सरकार का साथ दिया है, वहां की पुलिस का साथ दिया है, सेना का साथ दिया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, तो टोटल ऐसे 125 लोगों को सम्मानित और किया जाएगा। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 11 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा अलग से। इनमें से ये कौन है जिनको सेबी में होल टाइम मेंबर के रूप में बोर्ड में अभी शामिल किया गया है? तो सेबी जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसमें अब से कमलेश वार्ष्णे ये होंगे होल टाइम मेंबर। वैसे आपको बता दूं, सेबी में दो लोगों को होल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। एक तो कमलेश वार्ष्णे हो गए, और जो दूसरे हैं ये हैं अमरजीत सिंह। कौन है? अमरजीत सिंह। अब ये दोनों किसकी जगह लेंगे? दो लोग रिटायर भी हो रहे हैं, उन्हीं की ये जगह ले रहे हैं। ठीक है। तो एक तो है एस के मोहंती, जो कि रिटायर हो रहे हैं, और दूसरे हैं अनंत बरुआ। अनंत बरुआ। ठीक है। तो ये दोनों अब हो रहे हैं रिटायर, और इन दोनों की जगह पर कमलेश वार्ष्णे और ए एस सिंह आ रहे हैं। सेबी में टोटल होल टाइम मेंबर कितने हैं? टोटल 4 हैं। तो अब बाकी के दो कौन है? तो बाकी के दो हैं, एक है अश्वनी भाटिया। कौन है? अश्वनी भाटिया। और दूसरे हैं अनंत नारायण। क्लियर है इतनी बात? तो अब टोटल 4 कौन होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। कमलेश वार्ष्णे, ए एस सिंह, और अश्वनी भाटिया, और ए एस नारायण। क्लियर है? एस के मोहंती और अनंत बरुआ रिटायर हो रहे हैं। सेबी की स्थापना 1988 में करी गई थी। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई, और अभी कुछ टाइम पहले ही पिछले साल सेबी में चेयरपर्सन के रूप में माधवीपुरी बुश को अपॉइंट किया गया है। माधवीपुरी बुश सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। ये कौन है जिनको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इसमें पहली महिला सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में पहली बार चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट कोई महिला संभाल रही है, और इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। और इससे पहले ये इस कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत थी। और टोटल अगर देखा जाए तो इस फील्ड में इन्हें 35 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है। बाकी पीएफसी की अगर बात करें तो ये एक महारत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करती है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि ये कौन सा देश है जिसके साथ हम रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन को लेकर एक पैक्ट साइन कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में आपको बता दूं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की विजिट पर हैं, ऑफिशियल विजिट पर। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति जो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके साथ इन्होंने रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन को लेकर एक पैक्ट साइन किया है। अब इसका मेन उद्देश्य यह है कि सूरीनाम भारत की मदद से मेडिसिन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, और हम भी सूरीनाम का एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करवा पाएंगे, जिससे कि हमें भी मदद मिलेगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में मेडिसिन को एक्सप्लोर करने में। बाकी आपको बता दूं, इस टाइम पर मेडिसिन को लेकर हमारे पैक्ट अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं, घाना के साथ भी हैं, नेपाल के साथ भी हैं, मॉरिशस के साथ भी हैं, और अब सूरीनाम के साथ भी ये पैक्ट साइन किया है। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं पैरामेरिबो। क्या बोलते हैं? पैरामेरिबो। ये कौन है जिनको अभी हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं शत्रुजीत कपूर। 1990 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं शत्रुजीत कपूर, और इन्होंने पदभार संभाला है। हरियाणा का जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है, यहीं से इन्होंने पदभार संभाला है। बाकी ये किसको सक्सीड कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पीके अग्रवाल की जगह लेंगे। पीके अग्रवाल। आपको पता है हरियाणा के अंदर 55,000 पुलिसकर्मी हैं। तो एक तरीके से आप ये मान लो, हरियाणा के अंदर इन सभी पुलिसकर्मियों का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। ठीक है। तो शत्रुजीत कपूर जो हैं, ये एक तरीके से पूरे स्टेट में पुलिस की कमान अब संभाल रहे हैं। बाकी इनके अपॉइंटमेंट के होते ही दो चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि स्टेट का जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा, ताकि स्टेट में दर्ज हो रहे जो ड्रग पेडलिंग से जुड़े हुए मामले हैं उनकी रोकथाम करी जा सके। दूसरी चीज़, हरियाणा के जो पुलिस पर्सनल है 55,000, इन सभी की और स्किल ट्रेनिंग कराई जाएगी। इनकी ट्रेनिंग और बेहतर कराई जाएगी। अभी डीएआरपीजी ने 12वीं रिपोर्ट स्टेट और यूटीज की परफॉर्मेंस को लेकर जारी करी है। ये जो रिपोर्ट है ये सीपी ग्राम्स को लेकर है।
तो सवाल ये है कि डीएआरपीजी का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं, डीएआरपीजी का फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ये एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे भारत भर में हर एक राज्य और यूटी के अंदर लोगों के द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं और सरकार कितनी शिकायतों का समाधान कर रही है, उसका लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। उसे मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। अब सवाल ये है कि सीपी ग्राम्स क्या है? तो यहाँ पर जो सीपी ग्राम्स है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट डीएआरपीजी ने जारी करी है, इसमें ये बताया है कि यूटीज में अगर बात करें, ठीक है, मतलब सॉरी, यूटीज में नहीं, छोटे स्टेट्स में अगर हम बात करें, तो छोटे स्टेट्स में सिक्किम नंबर 1 पे रहा, दूसरे नंबर पे आसाम रहा है और तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश रहा है। यूटीज में अगर बात करें तो लक्षद्वीप सबसे बेहतर रहा है, अंडमान निकोबार फिर रहा है और लद्दाख रहा है। अगर बड़े राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, झारखंड दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे राजस्थान रहा है। ये टॉप 3 वो स्टेट हैं जिन्होंने सबसे बेहतर लोगों की शिकायतों का समाधान किया है। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने टीएम सुंदरराजन का एक लाइफ साइज ब्रोंज स्टैचू इनॉग्रेट किया है? तो ये जो स्टैचू है, इसका उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर मदुरई में किया गया। कहाँ पर? मदुरई में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? ये है एम के स्टालिन। इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। इस स्टैचू को मदुरई के नगर निगम के द्वारा 50 लाख की लागत से बनाया गया है। और अब सवाल ये उठता है, टीएम सुंदरराजन है कौन? तो देखिए, टीएम सुंदरराजन जो है, ये एक बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर थे और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से साल 2003 में। इतना ही नहीं, इनको कलई ममानी अवार्ड से भी 1974 में सम्मानित किया गया था। अपने 50 साल के करियर में इन्होंने 10,000 गाने गाए थे। कितने? 10,000 गाने, कम नहीं होते। अभी हाल ही में इतिहास रच दिया किसने? अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं मोहित कुमार। और मोहित कुमार चौथे ऐसे भारतीय हैं, आपको बता दूं, जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीता है। इनसे पहले 3 कौन है? तो पहले व्यक्ति जो हैं, ये हैं पलविंदर चीमा। क्या नाम है? पलविंदर चीमा। दूसरे इसके बाद थे रमेश कुमार, जिन्होंने गोल्ड जीता था। तीसरे जो खिलाड़ी हैं, ये है दीपक पुनिया। और अब दीपक पुनिया के बाद चौथे हो गए हैं मोहित कुमार। आज तक अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में क्या किसी भारतीय महिला ने गोल्ड जीता है? जी हाँ, इकलौती ऐसी भारतीय महिलाएं हैं। इनका नाम है अंतिम पंगल। कौन है? अंतिम पंगल। नाम ध्यान रखिएगा। अंतिम पंगल के बारे में और मोहित कुमार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इस बार जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जॉर्डन में किया गया है। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं अमान। क्या बोलते हैं? अमान। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है? खाद्य एंड कृषि संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर को लेकर नए नए रिफॉर्म्स करते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं। इनका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो मेरा रनिंग बैच है, बिल्कुल न्यू बैच है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप हाल फिलहाल में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और जीएस में आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो आप इस फाउंडेशन बैच को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेल कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी के रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं एग्जाम इंजन में आपके लिए। अगले महीने जो एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, उसके भी रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं। पूरा कंप्लीट बैच और केवल एक सब्जेक्ट वाइज भी ऑप्शंस अवेलेबल है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।